नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज आपको महाकवि कालिदास के बारे में बताऊंगा। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि हैं। उन्हें भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों दृष्टियों से सर्वमान्य कवि माना जाता है। उन्हें कविता कामिनी का विलास कहकर भी समृद्ध किया जाता है। किंतु इस सारस्वत कवि का जीवन वृत्त आज भी अनुमान का विषय बना हुआ है। उनकी जीवनी एवं काल निरूपण विवादास्पद विषय बना हुआ है। महाकवि कालिदास के समय को लेकर भी विद्वानों में आपस में मतभेद रहा है। फ्रेंच विद्वान हिप्पोलाइट फास उन्हें 8वीं शताब्दी का मानते हैं। डॉक्टर हार्नेल कालिदास को ईसा की 6वीं शताब्दी में आविर्भूत मानते हैं। हरिप्रसाद शास्त्री भी इस मत का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि कालिदास 12वीं के पश्चात 6वीं शताब्दी में हुए थे। इसी प्रकार एक अन्य विद्वान गौरीशंकर हीराचंद ओझा कालिदास को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं और इसके पक्ष में अपने कुछ तर्क प्रस्तुत करते हैं। किंतु अधिकांश विद्वान, जिसमें डॉक्टर रामकृष्ण भंडारकर, पंडित रामावतार वर्मा एवं ए.वी. कीथ है, इनका मानना है कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समकालीन थे। इस मत को मानने वाले विद्वानों का मानना है कि कालिदास के काव्य में जिस वैभव का चित्रण है वह गुप्त काल में ही संभव था। पौराणिक परंपराएं, धार्मिक सहिष्णुता एवं दंड नीति की विनम्रता का चित्रण कवि को गुप्तकालीन सिद्ध करता है। कालिदास के ग्रंथों में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह गुप्तकालीन अभिलेखों से समानता रखती है। मयूर पृष्ठ पर बैठे हुए कार्तिकेय का वर्णन कालिदास ने किया है। यह गुप्त सम्राटों के सिक्कों पर उत्कीर्ण है। उनके नाटकों का अध्ययन स्पष्ट करता है कि उनमें जो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है वह असुघोष व भास के नाटकों के बाद की है। ब्राह्मणीय व्यवस्था की स्वीकृति, रघु की विजयों का वर्णन, मालविकाग्निमित्रम में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख यह स्पष्ट करता है कि उन्हें किसी महान गुप्त शासक का संरक्षण प्राप्त था। कीथ के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसके अभियान के साथ कालिदास की परंपरा जुड़ी थी। यही चंद्रगुप्त द्वितीय उज्जैनी का अर्धनारीश्वर विक्रमादित्य है, यह प्रमाणित हो चुका है। मालव एवं सौराष्ट्र की विजय के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने कालिदास व हूणों का अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चिमोत्तर अभियान का ही वर्णन कालिदास ने रघु की पश्चिमोत्तर विजय की यात्रा में किया है। इस प्रकार संपूर्ण विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समकालीन थे और आज इसी मत को सबसे अधिक माना जाता है। कालिदास के समय के साथ साथ उनके जन्म स्थान पर भी विद्वानों में विवाद है। बंगाल के भावुक सहृदय उन्हें बंगाली कहते हैं। पंडित राजबली पांडे ने उन्हें विदर्भ का बताया है। हरिप्रसाद शास्त्री उनका जन्म स्थान विदिशा को मानते हैं। डॉक्टर आदित्यनाथ झा ने मिथिला को उनकी जन्मस्थली बताया है। प्रोफेसर लक्ष्मीधर कल्ला ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कालिदास का जन्म कश्मीर में हुआ। पंडित व्यास ने अलका को जोधपुर से 70 मील दूर दक्षिण में बताया है और कहा है कि कालिदास का जन्म अलका में हुआ। इस प्रकार कालिदास के जन्म स्थल के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए हैं। आज सर्वमान्य मत यह है कि कालिदास की जन्मभूमि कश्मीर रही होगी और मालवा उनकी कर्मभूमि रही होगी। कालिदास के जन्म स्थान व काल के साथ साथ उनके जीवन के बारे में भी अनुमान ही किया जाता है। जनश्रुतियों में बताया गया है कि कालिदास अत्यंत सुंदर, अशिक्षित और मूर्ख था। उसका वंश ब्राह्मण था, किंतु वह पशुपालन का कार्य करता था। कालिदास का विवाह अत्यंत विदुषी विद्योत्तमा से हुआ। विद्योत्तमा
के मान वर्धन के लिए राज्य के पंडितों ने धोखे से विद्योत्तमा का विवाह कालिदास के साथ कर दिया। विद्योत्तमा को जब कालिदास की मूर्खता का ज्ञान हुआ तो उसने उनकी आलोचना की। पत्नी के तीखे शब्दों से कालिदास अत्यंत आहत हुए और काली की आराधना कर उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा प्राप्त कर ली। प्रतिभा संपन्न कवि के घर लौटने पर विद्योत्तमा ने पूछा, क्या अब आपकी वाणी में विशेषता आ गई है? कालिदास ने इन 3 शब्दों से युक्त वाक्य का प्रत्येक पद लेकर 3 मनोरम काव्य का सृजन कर उत्तर दिया। इस प्रकार पता चलता है कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में उनकी शोभा बढ़ाते थे। कालिदास के विषय में यह भी प्रचलित है कि उनके जीवन काल में उनका संबंध किसी वेश्या से हो गया था, जो कि अंततः उनके निधन का कारण बनी। अतः यह कहा जा सकता है कि कालिदास अपने समय के एक महान कवि थे। अब हम बात करेंगे कालिदास की रचनाओं की। सर्वप्रथम है उनके अंदर है काव्य ग्रंथ। काव्य ग्रंथों में सबसे पहला है ऋतु संहार। यह कालिदास की प्रथम रचना है। इसमें श्रेष्ठ काव्य कला का प्रदर्शन नहीं मिलता, जिसके कारण कुछ विद्वान इसे कालिदास की रचना स्वीकार करने में संदेह करते हैं, किंतु इस प्रकार की मान्यता उचित नहीं है। वस्तुतः इसकी रचना कालिदास ने अपरिपक्व आयु में की होगी। ऋतु संहार 6 सर्गों का एक खंड काव्य है, जिसके में अलग अलग 6 ऋतुओं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर तथा बसंत का क्रमानुसार वर्णन मिलता है। इसमें प्रकृति वर्णन दर्शनीय है। दूसरा है कुमार संभव। यह 17 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें शिव और पार्वती के पुत्र कुमार अर्थात कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। इसमें प्रथम 8 सर्गों को ही कालिदास की रचना माना जाता है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से ये ही उत्कृष्ट माने जाते हैं। बाद में सर्गों का काव्य कौशल अपेक्षाकृत हीन है। यह किसी सामान्य कवि द्वारा विरचित प्रतीत होते हैं। कुमार संभव में कालिदास की कविता का चमत्कार देखने को मिलता है। पार्वती की कठोर तपस्या, शिव की समाधि, रति विलाप आदि वर्णन सजीवता के साथ किए गए हैं। हिमालय की छटा का वर्णन भी उत्तम कोटि का है। 8वें सर्ग का रति वर्णन सौंदर्य प्रेमियों के मन को मोह लेता है और इनकी उपमाएं दर्शनीय है। अगला है मेघदूत। यह कालिदास का दूसरा खंड काव्य है, जो 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेध तथा उत्तर मेध। इसमें धनपति कुबेर के शाप से निर्वासित रामगिरी पर्वत पर निवास करने वाले एक यक्ष के द्वारा वर्षा ऋतु के प्रारंभ में मेघों के द्वारा अलकापुरी में निवास करती हुई अपनी कांता के पास संदेश भेजे जाने का मनोरम वर्णन प्राप्त होता है। यह वियोग श्रृंगार का उत्कृष्ट साहित्य है, जिसमें कालिदास की परिपक्व बुद्धि एवं उच्चतम काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन होता है। इस काव्य की करुणा अत्यंत मर्मस्पर्शी है। अगला खंड काव्य है रघुवंश। यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ खंड काव्य है, जिसमें 19 सर्ग हैं। इसमें दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का चरित्र चित्रण अत्यंत उत्कृष्टता एवं कौशलता के साथ किया गया है। 10वें से 15वें सर्ग तक राम के चरित्र का वर्णन अत्यंत विस्तार पूर्वक किया गया है। इस महाकाव्य में श्रेष्ठ काव्य की सभी विशेषताएं अपने सर्वोत्तम रूप में प्रकट होती हैं। प्राय सभी रसों का पूर्ण परिपाक इसमें मिलता है। अज विलाप का वर्णन करुणा रस का उत्तम उदाहरण है। विभिन्न राजाओं का चरित्र चित्रण करने में कवि को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। रघुवंश न केवल कालिदास का अपितु संपूर्ण संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम रचना मानी जाती है। हम बात करेंगे नाटक। यह बात हुई खंड काव्य की। नाटकों में मालविकाग्नि मित्रम।
यह कालिदास का प्रथम नाटक है। इसमें 5 अंक हैं। इसमें शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र तथा मालविका, जो रानी की सेविका थी, की प्रेम कहानी का वर्णन काम्य के साथ किया गया है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि भारत में शुंग वंश का भी शासन रहा था। इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण नाटक है। अगला नाटक है विक्रमो वर्षीय। यह कालिदास का दूसरा नाटक है जिसमें कुल 5 अंक हैं, जिनके 5 अंकों में से पुरुरवा तथा उर्वशी के प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। इसके आख्यान ऋग्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण में भी उल्लेखित मिलते हैं। इसे प्राचीन वैदिक आख्यान में कुछ परिवर्तन कर इसका रमणीय नाटक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। पुरुरवा एक उपकारकारी शासक था। वह राक्षस से उर्वशी नामक एक अप्सरा को बचाकर लाता है। उर्वशी उसके अलौकिक रूप पर मुग्ध होकर कई शर्तों के साथ उससे विवाह करना स्वीकार कर लेती है। पुरु उसके वियोग से पागल होकर जंगलों में मारा मारा फिरता है। पुरु के प्रेम तथा उसकी भावना का चित्रण अत्यंत मार्मिकता के साथ इसमें प्रस्तुत किया गया है। कालिदास का सर्वोत्कृष्ट नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह महाकवि कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसे न केवल भारतीय अपितु पूरे विश्व साहित्य में अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। भारतीय आलोचकों के मतानुसार काव्यों में नाटक सुंदर होते हैं और नाटकों में शकुंतला सुंदर है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक हैं, जिनमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एवं कण्व ऋषि की पालिता कन्या शकुंतला के मिलने, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का नाटकीय चित्रण अत्यंत सजीवता के साथ किया गया है। इसका कथानक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, किंतु कालिदास ने मूल कथा में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन कर इसे अत्यंत रोचक बना दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शकुंतलम की रचना शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नामक नाटक से की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कालिदास के साहित्य की रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान माना